Hello, good evening, everybody. So we are doing Dumb series, Decoding UPSC Mindset. In the last class, हमने 2020 जो पेपर था उसका पार्ट 1 किया था, up to 30 क्वेश्चन सॉरी. Now in today's session we will start with 31 क्वेश्चन. और जो हम ये सीरीज कर रहे हैं इसका मोटिव यही है कि जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है और जो आपके पास 30 के अराउंड दिन बचे हैं, आप उस लिमिटेड नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे उसका हम सारा काम कर रहे हैं कि कैसे पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है. आप इन लेक्चर्स को देखते रहो ताकि रोज अपने 30 मिनट्स निकाल लो, उसकी स्पीड 2 पे चला लो, 1.5 पे चला लो, ताकि आप इन लेक्चर को देखते रहो ताकि आपका माइंडसेट बनता रहे. बस पेपर से 10 दिन पहले बंद कर देना और फिर जो हमने सीखा हुआ है उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है, बस फिर नहीं देखना बार बार. और आपके ये सारे लेक्चर्स आपके एग्जाम से 10 दिन पहले खत्म भी हो जाएंगे. हमारा 2020 का पेपर चल रहा है ये, फिर आपके 19, फिर 18, फिर ये सारे पेपर होते रहेंगे आपके. अब हम देखते हैं विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म parametas. ये टर्म है parametas, इसका मतलब क्या है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टर्म parametas. अब भाई हिस्ट्री में जो टर्म्स आती हैं, अब इनको करने का एक ही तरीका है. या तो जो पहले पेपर्स में आई हुई हैं पीवाईक्यूज में, उन टर्म्स को आप कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, इन टर्म्स का एटिमोलॉजी या वर्ड एसोसिएशन करने की कोशिश करो और ऑप्शंस पढ़ लो. फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दे वर कॉल्ड एज नास्तिक स्कूल्स. आस्तिक और नास्तिक, उनको पारमिता से क्या लिंक है? तो स्टेटमेंट पढ़ के भी वो रिजेक्ट कर सकते हो आप. अगला है द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन सूत्र स्टाइल, पता नहीं क्या पता उन्हें ये बोलते हो. पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, ये पीवाईक्यू है, पहले पूछे हुए हैं गिल्ड्स के बारे में. और मर्चेंट गिल्ड्स को साउथ इंडिया को पारमितास नहीं बोलेंगे. या पारमिता से वर्ड कहां से आ रहा है? एक वर्ड होता है ना परमात्मा. पारमितास टर्म इज एसोसिएटेड विद द वर्ड परमात्मा, तो ये मर्चेंट गिल्ड्स तो नहीं होंगी. या तो धर्मशास्त्र का अर्लियर टेक्स्ट होगा, या परफेक्शंस हु अटेन द लेड टू बोधिसत्व पाथ. परमिता मतलब परमात्मा, परमितास, पारामितास, पारामितास, मितास मतलब अ काइंड ऑफ अ वर्ड यहां पे आता है. पारामितास जैसे परमात्मा से एसोसिएटेड है तो रिलीजन से एसोसिएटेड है. यहां ए और सी पे पहुंच गए आप. एटलीस्ट आप बी और डी को एलिमिनेट कर देते, ए और सी पे पहुंच जाते. अगर हम अपना अपना दम माइंडसेट लगाएं तो यू कैन रीच टू 2 ऑप्शंस और 50-50 पहुंच गए. फिर आपको सॉल्व तो करना ही करना है. उसके अलावा फिर आप अपनी क्यूरियोसिटी या अपनी जो वर्ड एसोसिएशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बांधते हैं तो और लगाएं कि पारामितास एसोसिएटेड विद द वर्ड परमात्मा. Perfect Paramatma is related to the word perfection. The perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. तो परमात्मा भी हम क्यों यूज करते हैं? परमात्मा, इट मीन्स अ परफेक्ट बीइंग. तो वहां से वर्ड आता है परफेक्ट बीइंग और वहां से पहुंचते हैं हम परफेक्शंस की तरफ. तो हम यहां पहुंच सकते थे. बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्यूरियोसिटी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, कि आपका वर्ड एसोसिएशन या एटिमोलॉजी कितना स्ट्रांग है, ये उन चीजों पे डिपेंड करता है. आया समझ में यहां तक? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड. पहला है वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. अब ये हिस्ट्री में कोई केस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रकमाबाई केस ऑफ 1884. अब मुझे एक चीज बताएं, जब आपने पेपर में क्वेश्चन पढ़ा तो डू यू थिंक कि आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे नहीं आता बाकियों को आता होगा? नहीं आना चाहिए. अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा, बिकॉज नोबडी स्टडी अबाउट द स्पेसिफिक केसेस. हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में बंदे पढ़ते हैं, एसोसिएशंस पढ़ते हैं, उनके वर्क पढ़ते हैं, बट वी नेवर स्टडी अबाउट एनी स्पेसिफिक केस. बट हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मुझे एक चीज बताओ, रकमाबाई केस यहां पे लिखा है वुमेन से एसोसिएटेड है, कि वुमेन की एजुकेशन की बात हो रही है, और यहां क्या एज ऑफ कंसेंट या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. अब मुझे एक पहली चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एग्जामिनर अगर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जो लग रहा है आपको वो कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं है, जैसे वर्ड क्या है, कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन, साफ पता लग रहा है कि ये स्टेटमेंट उसने कहीं से कॉपी की है. कॉपी की है मतलब उस केस में जिसके बारे में डिस्कस किया होगा उसने वहां से कॉपी किया है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है. अगर ये स्टेटमेंट सही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो इससे साथ ही मैरिज से रिलेटेड क्या है, एज ऑफ कंसेंट भी है.
एज ऑफ कंसेंट भी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप हिंदी मीडियम ऊपर जाके पढ़ें कि यहां पे लिखा हुआ है ना वर्ड दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, मतलब जो यहां पे कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको रेस्टिट्यूट करना है, या एज ऑफ कंसेंट, दीज टू थिंग्स आर लिंक टू ईच अदर। और अगर कोई केस हो रहा है वहां पे अब डिबेट आती है एजुकेशन से रिलेटेड था या जो हमारा क्या है एज ऑफ कंसेंट या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से है, तो या तो ये दोनों इकट्ठे होंगे या एजुकेशन होगा। तो यहां तो आंसर 1 होगा या 2 3 होगा। 1 2 3 का तो मतलब ये है कि उस केस में एजुकेशन की बात भी हो रही है, उसमें एज ऑफ कंसेंट की बात भी हो रही है और कॉन्जुगल राइट्स की बात भी हो रही है। तो हम ये मानेंगे कि तीनों की बात तो नहीं हो रही है, या तो वो एजुकेशन रिलेटेड केस होगा या वो कंसेंट या कॉन्जुगल राइट्स रिलेटेड होगा। तो 1 होगा या 2 3 होगा। 1 2 तो नहीं होगा, या 1 2 3 होगा, और ना 1 3 होगा। तो 2 3 बचा और 1 2 3 बचा, और हमें पता लगा 2 3 तो पक्का ही है। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमारे पास बी आंसर है या डी, कि उसमें एजुकेशन होगा या सिर्फ कंसेंट वाली बातें होंगी। तो अगर केस है तो वो केस किसी स्पेसिफिक इशू को लेके होता है, कोई इशू चल रहा होगा। केस मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वो किसी चीजों को लेके होता है कि वो एज ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, कॉन्जुगल राइट्स की बात हो रही है, या वैसे जनरल एजुकेशन की बात हो रही है। और जब केस होता है सुप्रीम कोर्ट में वो एजुकेशन से रिलेटेड कम होता है, वो अदर मैटर्स जो हमारे कंसेंट है कि जो ये चीजें हैं उसको लेके ज्यादा होते हैं केसेस। एजुकेशन को लेके केसेस नहीं होते हैं, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। तो ये तो नहीं होगा। तो ये तो 2 और 3 आंसर बी, और इसका है भी आंसर क्या बी। तो आपको इस तरह इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं था। दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े हुए ना कि कौन से हमारा टाइप 1 है टाइप 2 है, आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको नॉलेज के बेस पे नहीं, आपको नॉलेज और जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे करना है, और उसमें भी 50-50 वाला पहुंच रहा है। तो हमें पक्का करना है, और 50-50 के बाद एक लॉजिक लगाने के बाद ये हमारा सॉल्वेबल है। तो हमने देखे हुए टाइप 1 है या टाइप 2 है, उस सेंस में यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भी आंसर है इसका। तो मतलब क्वेश्चन करा जा सकता था और इसमें से मार्क्स भी पॉजिटिव लिए जा सकते थे। अगला देखें, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, दैट इज 1990s में समथिंग, 1900s में समथिंग ये डिक्लाइन हो गई इंडिया में। बिकॉज पहला क्या है, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, its unprofitability in the world market because of new inventions, national leaders opposition to the cultivation of indigo, government control over it, planters। अब भाई इंडिगो क्या थी, डाई थी। अब डाई तो भाई एक चीज बताएं, ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर था, चाहे ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर था, चाहे गवर्नमेंट का कंट्रोल था प्लांटर्स पे। इसके कारण इंडिगो कल्टीवेशन कम क्यों होगी, बिकॉज इंडिगो की बहुत डिमांड थी मार्केट में। तो अगर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, तुम्हारे को ऑपरेशन भी कर रही है गवर्नमेंट, तब भी तुम उसके प्रोडक्शन को कम तो नहीं करोगे ना, कि आपका कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, आपने प्रॉफिट कमाना ही बंद कर दिया, ये तो नहीं करोगे ना। देयर आर अदर वेज टू डील विद दैट ऑपरेशन या गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये तो वैसे ही दोनों स्टेटमेंट्स बड़ी क्या है, सिमिलर सी हैं। अगर मैं ए मारता हूं तो मुझे डी भी मारना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लॉजिकल है ना भाई, दोनों सेम पाथ पे बोल रहे हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ज्यादा ऑपरेशन था, तो लोगों ने इंडिगो की प्लांटेशन कम कर दी। तो ये तो दोनों चीजें सही हैं, पर इसके कारण कम नहीं हुई प्लांटेशन, इंडिगो की कल्टीवेशन के कारण कम नहीं हुई। ए और डी दोनों सही हैं। अगर मैं ए मार रहा हूं तो मैं डी क्यों नहीं मार रहा हूं, क्योंकि ए का लॉजिक जो है वही डी का लॉजिक है। पर आंसर एक ही है, तो ए और डी दोनों तो नहीं हो सकते हैं। बचता कौन सा है, बी और सी। नेशनल लीडर्स को अपोज क्यों करेंगे भाई इंडिगो को, अगर वो फायदेमंद है इंडिया के लिए? तो वो पागल थोड़े ना है। मेन ये था कि इसका आर्टिफिशियल डाई आ गई थी, तो न्यू इन्वेंशन मतलब आर्टिफिशियल डाई, और आर्टिफिशियल डाई मतलब आपकी जो इंडिगो है जो कल्टीवेट कर रहे हो वो महंगी पड़ रही थी, और आर्टिफिशियल डाई सस्ती थी, इसलिए उसका जब वो उसकी डिमांड ही कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी। तो आंसर इज इसका बी, इट्स इन अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। सो आंसर इज बी हियर। अब देखें 34। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, तो जब भी आप पढ़े ना तो जाके एटलीस्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले, कि अब मैं पढ़ लिया कि इंडिगो रिवोल्ट भी पढ़ लूंगा साथ में मैं। तो मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री करने का एक ही तरीका है, बेस्ट तरीका क्या है, जितने भी PYQs आए हैं 1979 या 1990 से लेके 2025 तक, आपके जो भी सारे के हैं हिस्ट्री के PYQs हैं, उनको करें, उसके बेस पे थीम देखें कौन सी इंपॉर्टेंट है उसको करें। बुद्धिज्म जैनिज्म पे हर साल क्वेश्चन आता है,
एक तो जो पहले पूछे गए हैं उनको डिटेल में कर लें और एक स्टेप आगे चले जाएं, तो हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री को एक बार पढ़ लें। अब लास्ट के दिन में क्या होता है, 30 डेज में आप एक काम करें, अपनी हिस्ट्री को, अपनी हिस्ट्री और जो सब्जेक्ट है, चाहे वो एंशियंट, मिडिवल, चाहे मॉडर्न, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, सभी को रोज का 1.5 घंटा देना है आपको। PYQs और बुक्स रख लो अपनी, रोज 1.5 घंटा देना है आपको, लगातार 30 दिन। अब ये 30 दिन जो भी आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, आपके अराउंड 40 आवर्स हो जाएंगे, अराउंड आपके 45 आवर्स हो जाएंगे। अब जब आप 1.5 घंटा पढ़ रहे होगे, पेपर में जाओगे, आपको सब चीजें सुनी सुनी से लगेंगी और पेपर सॉल्व कर लोगे, अगर होना हुआ तो। अगर नहीं होना हुआ, किसी से नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट को अलग बैठे दे रहे हैं। हिस्ट्री को ऐसे ना करें अब 15 दिन पढ़ ली फिर छोड़ दी, रोज टच में रहें। कभी एक डायनेस्टी पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया, कभी गांधी जी पढ़ लिए, कभी रेवोल्यूशनरी पढ़ लिया, कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया। ऐसे मिक्स में पढ़ते रहे PYQ के साथ हिसाब से, बैकवर्ड जा जाके। दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद द हिस्ट्री पार्ट। अब नेक्स्ट है, वेल्जले एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, क्यों बनाया ये कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो। भाई अगर ये उसने बनाया होगा तो किसी इंपॉर्टेंट चीज हुई होगी जिसके लिए बनाया होगा, तभी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है। जस्ट बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया तो बना दिया, तो फिर ये क्वेश्चन पेपर में क्यों पूछा है? अब एग्जामिनर का माइंडसेट तो देखे ना भाई, उसको वो चीजें पूछता है जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखती हैं। पारामितास पूछा क्योंकि इनका अपना ही इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में। रकमाबाई केस का अपना ही इंपॉर्टेंस है, तभी पूछ रहा है ना कि वुमेन के कंसेंट और कॉन्जुगल राइट्स, क्योंकि आज जो चल रहा है सोसाइटी में उसको उसने हिस्ट्री से लिंक कर दिया। ये पूछा होगा क्योंकि ये जो कॉलेज है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होगी। जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला होगा इसलिए नहीं खोला होगा उसने, तो ये डजंट मेक एनी सेंस इफ यू हैव अ एग्जामिनर माइंडसेट। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। हाँ, ये हो सकता है, क्या पता वो चाहता हो कि इससे जो गोरे हैं वो इंडिया में आके ओरिएंटल लैंग्वेजेस सीखें। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सिर्फ उनको जॉब देने के लिए खोला, फिर ये लॉजिक नहीं बनता है। एग्जामिनर क्यों पूछेगा ऐसी घटिया चीज? ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। अब दो चीजें हैं, लॉर्ड वेल्जले और लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। अब ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन द ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। बी भी मार सकते हैं और डी भी मार सकते हैं, एटलीस्ट आप 50-50 पे तो पहुंच जाते हैं। बी और डी में से एक आंसर होगा, आप यहां पहुंच गए थे। फिर यहां पे वेल्जले एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज। इट इज अ कॉलेज, और कॉलेज में सिर्फ वो लैंग्वेज तो नहीं होगी। अब कॉलेज अगर मान लो उसको ओरिएंटल लैंग्वेज में इंटरेस्ट को रिवाइव करना होता, उसका नाम कॉलेज क्यों रखता? कॉलेज में तो देयर विल बी डिफरेंट डिसिप्लिन्स आल्सो। तो उस कॉलेज का मेन पर्पस था, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, और इट मेक्स मोर सेंस, तभी ये क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए तो कॉलेज नहीं बनेगा, ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। आया समझ में यहां तक? आई होप ये चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी यहां तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो एटलीस्ट एक लेवल डीप जाएं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्यों होगा। ठीक है, ओरिएंटल लैंग्वेज आपको पता ही होंगी ना, जो एशिया की लैंग्वेजेस हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। ऑक्सीडेंटल होती हैं जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं। तो हम बी और डी में पहुंच सकते थे, पर बी डजंट मेक मच सेंस बिकॉज फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर भाई इस कॉलेज का काम होता कि इंडिया में ओरिएंटल लैंग्वेजेस के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, ब्रिटिशर्स पहले ये क्यों करेंगे? काले काम पहले ब्रिटिशर्स ये काम क्यों करेंगे कि इंडियन लैंग्वेज, थर्ड वर्ल्ड की लैंग्वेज में इंटरेस्ट को पैदा किया जाए? और दूसरा, अगर किया जाए तो उसका नाम फोर्ट विलियम को रखेंगे। ठीक है, पहली बात अब ये समझें कि ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम नाम रख रहा है किसके लिए? उस कॉलेज के लिए जिसका पर्पस है कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। पहली बात, वो इंडियन लैंग्वेज क्यों प्रमोट करेंगे भाई? उनका गोल क्या था कि इंडियंस कलर में इंडियंस हो, पर वैसे वो बाय जो नॉलेज सिस्टम है वैसे वो ऑक्सीडेंटल हो, गोरे हो। यही उनका गोल था ना। तो फिर इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहा है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने किन टेक्निक्स को अप्लाई किया, दिस ऑप्शन इज अगेंस्ट दैट आइडिया। तो आपको ऐसे भी लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सुना कि या तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे आंसर करूंगा, पर आप स्टेटमेंट्स पे गए, उसके स्टेटमेंट्स को जज किया कितनी सही है कितनी गलत है। आया समझ में ना?
तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ये फैक्चुअल है, आता है तो आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 900। ये फैक्चुअल है, आता आता है, नहीं आता नहीं आता, क्योंकि आपको इतना पता होता कि जो ये है ग्रेट ट्यूमल्ट, या तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोल सकते हैं, मतलब ये बड़ा ही इवेंट है। इंडिगो रिवोल्ट तो इतना बड़ा इवेंट नहीं था, मपिला रिबिलियन भी इतना बड़ा इवेंट नहीं था, यहाँ तो 1857 या बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जिसको हिस्ट्री में जाना जाता है। तो आप उस हिसाब से देख लेते हैं कि ग्रेट ट्यूमुल्ट या फिर ओलुगन, या ये वर्ड है, ये किस वर्ड, किसका लैंग्वेज, कौन सी स्टेट की लैंग्वेज के बेसिस पे है। बिरसा मुंडा मेनली झारखंड में है, तो वहां से तो नहीं है लैंग्वेज लिंक्ड, तो वहां से पहुंच सकते थे, पर मेनली ये फैक्चुअल नहीं आता तो यू कैन स्किप, इसमें तुम लप्पा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये भी डाउट आ सकता है क्या पता ये हमारा इंडिगो रिवोल्ट ही ना हो, क्या पता ये मपिला ही ना हो, तो दोनों में आप डाउट आ सकता है आपको, पर बेटर है आप इसका आंसर क्या लगाएं, डी लगाएं। अब नेक्स्ट है 36, विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले बताया हुआ है आपको कि ये जो स्कॉलर्स है उनकी बुक्स आती हैं पेपर में, एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में आई हुई है वो आपको आनी चाहिए। आपको बताया गया ना भाई कि जो 9 जेम्स होते हैं नवरत्न, ऐसे कुछ किंग्स हैं जिनके कोर्ट में नवरत्न थे, एटलीस्ट उनके नाम तो याद हो। जैसे चंद्रगुप्त 2 है ना, आपको पता है कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे अमरसीमा वाज अ कोर्ट, अमरसीमा वाज अ, जो उसके नवरत्न में आता था। तो ये तो हर्षवर्धन लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, 2 गलत हुआ, आपका आंसर वैसे क्या आ गया, सी। कालिदास में आता है चंद्रगुप्त में और अमरसीमा भी चंद्रगुप्त में आता है, तो ये गलत आंसर वैसे ही आ गया। अब पन्नी इज एसोसिएटेड विद पुष्पमित्र शुंग, पन्नी की बुक है ना, अष्टधाई, पन्नी की बुक है, पाणिनि की बुक है। अब पाणिनि किस किंग से एसोसिएटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से किंग से। अब इतना ही पता हो ना आपको कि कौन से ईयर का है, वहां से भी कई बार एलिमिनेट हो जाता है, तो ट्राई करें और मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है पाणिनि उसका, तो इनकी बुक का नाम क्या है, क्या फेमस इनके टेक्स्ट हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। पाणिनि का बुक है जो ग्रामर बुक है अष्टधाई, ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ टाइम पीरियड के हैं ये पता होना चाहिए। तो अगर ये नहीं पता है तो फिर आप गलती कर रहे हैं, बिकॉज अगर पेपर में आई हुई चीजें नहीं आपको पता है, पेपर में दोबारा आ जाए कालिदास पे क्वेश्चन, वो गलत हो रहा है, वो गलत बात है। आप जाएं कालिदास के वर्क देखें, उनके बुक्स के नाम देखें, बुक्स किस चीज से रिलेटेड है वो देखें, किस किंग में आसपास से वो देखें, तो उनके बारे में 10-15 फैक्ट इकट्ठे कर ले, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगली बार आपका सही होना चाहिए। आंसर क्या इसका 3 ओनली, फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बताएं कमेंट में कौन है पाणिनि की जो बुक है कौन से किंग से एसोसिएटेड है। 37, इन द कंटेक्स्ट ऑफ recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. The word is pro-nuclear transfer, मतलब न्यूक्लियर को ट्रांसफर किया जा रहा है, एंड दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और यहां पे वर्ड क्या है, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसफर। When nuclear is transferred, मतलब बाकी जो सेल की चीजें हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रही है। पहला देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय अ डोनर स्पर्म, वो न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय अ डोनर स्पर्म, तो वहां पे न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो तो एग में आप क्या कर रहे हो, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, हमने न्यूक्लियर को ट्रांसफर किया है, न्यूक्लियर में चेंजेस थोड़ा ना किए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोस, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। जब आप न्यूक्लियर को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होगा तो वो डिसीज ट्रांसफर नहीं होंगी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होता है न्यूक्लियस के बाहर, तो तभी ये होता है। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर मींस न्यूक्लियर को ट्रांसफर कर रहे हो, ना तो इसका ये है स्टेम सेल को आपने फंक्शनल एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर दिया, आपने सिर्फ न्यूक्लियर को ट्रांसफर किया, बाकी चीजों को ट्रांसफर नहीं किया। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, आपके जो मेन सेल्स हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब आपकी जो जीन्स हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, पर बाकी चीजें जो बाहर है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, तभी वर्ड क्या, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अगर बाकी चीजें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मींस काम हो गया है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज बच जाएंगे। आपने एक सेल लिया,
वो जो नॉर्मल सेल है वो लिया, उसमें से आपने न्यूक्लियस निकाला, फिर आपने कहीं से न्यूक्लियस डाला, उसमें स्पर्म डाला और वो फर्टिलाइजेशन होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मदर से नहीं आ रहा होगा और वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज नहीं होगी। तो डी इज आंसर। ये पहले भी पूछा हुआ है, रिपीटेड थीम, हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, इट मींस इट इज अ रिपीटेड थीम। बस आपको इस वर्ड को एसोसिएट करके देखना था। वर्ड भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, तो दोनों को पढ़ के आपको सॉल्व करना था। 38 विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अब इनमें देखो ध्यान से, वर्ड क्या लिखा है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। आज के हिसाब से एआई कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। एआई क्या क्या कर सकती है? कैन इट ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स? हाँ भाई, एआई का यूज कर सकते हो ना कि आप तभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो जब चाहिए हो, जब नहीं चाहिए होगी अपने आप वो बंद कर देगी। एआई कैन डू दैट थिंग। उससे क्या होगा, हम बोले स्मार्ट मीटरिंग आ रही है। स्मार्ट मीटरिंग मतलब आपके मीटर्स में स्मार्टनेस आएगी, स्मार्टनेस मतलब एआई आएगी, उससे अपने आप एफिशिएंसी आएगी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स क्यों नहीं बन सकते हैं? आप जाके वहां पे पूरी शायरी करें, उनको बोले चैट जीपीटी को, बना के देगा आपको गाने बढ़िया। डिसीज का डायग्नोसिस क्यों नहीं करेगा? बहुत सारे आए हैं कि डॉक्टर नहीं कर पाया जो चैट जीपीटी ने डायग्नोस कर दिया। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन आराम से होता है, तो आज भी होता है, फोन में भी होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब क्वेश्चन क्या है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, क्या इन चीजों को इफेक्टिवली कर सकता है वो एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसमिशन को, वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। मतलब आप करते हो ना, चार्ज करते हो, वायरलेस चार्ज करते हो फोन्स को, उसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है, क्या उसको एआई अच्छे से कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? आंसर इज 1 2 3 4 एंड 5, डी होगा इसका आंसर। यूपीएससी मानता है कि वो अभी एआई ये नहीं कर सकता है। जब ये पेपर आया था 2020 में, तो उनको था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, उनको पता नहीं कैसे लगा, उनको मानता है कि एआई ये नहीं कर सकता है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया था, 1 3 एंड 4। पर मुझे एक चीज बताओ, उस टाइम भी ये डिबेट थी भाई, एआई के मॉडल्स ये कर रहे थे सॉन्ग्स बना। इनफैक्ट आप देखेंगे जो आर्टिस्ट हैं वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे थे कि चैट जीपीटी उनके लिरिक्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि नए गाने बना रहा है। चैट जीपीटी मतलब उस टाइम आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर सकती है। तो विद, बस यहाँ पे वर्ड करा विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ, उस टाइम के हिसाब से पूछ रहे हैं 2020 के हिसाब से। ये वर्ड थोड़ा सा पहली बार ऐड हुआ था, अगर ये ऐड ना होता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू इफेक्टिवली, ये ना होता तो फिर तो 5 ही होते, पर इसके आने से भी हम तो 5 ही मार्क के आएंगे। हमें क्या पता भाई कि वो सॉन्ग्स या शॉर्ट स्टोरी बना सकता है कि नहीं, हम मतलब आज बना रहे हैं कि नहीं। अगर वो बना सकता होगा तो वो बना लेगा, आज भी बना रहा होगा, तो हम इसका आंसर डी मार्क के आएंगे। आंसर चाहे इसका बी हो, हमें कोई इसका गिल्ट नहीं लेना है। हमारे 0.66 आए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के ऐसे आएंगे। क्योंकि अगर हमने यहां पे आंसर मारा 1 3 एंड 4 ये सोच के कि 2 आंसर नहीं है, फिर तो आप कोई भी ऑप्शन सही नहीं मार पाओगे। लॉजिक ये बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉन्ग्स शॉर्ट स्टोरी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं एज पर लॉजिक, तो वी विल मार्क इट करेक्ट। नंबर चाहे नेगेटिव आए, पर हम अपना लॉजिक को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर सारे पेपर को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपको बोला था कि दम माइंडसेट में जो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं वो 7 जगह 10 में से सही होगा, 3 जगह नहीं होगा। हमारा गोल भी यही है 70% या 80% एक्यूरेसी, नॉट 100% एक्यूरेसी। अगर वो अचीव करनी है उसके चक्कर में फिर आपकी 30% हो जाएगी एक्यूरेसी, 70 हो जाएगी नेगेटिव्स, बिकॉज फिर आप हर चीज को शक की नजर से देखेंगे, लॉजिक के बेसिस पे नहीं देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, यूपीएससी ने बी दिया था, हम डी लगा के आएंगे, बिल्कुल गिल्ट नहीं लेना है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब जो ये सारी आपकी दम माइंडसेट की जो सीरीज है सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ एनालिसिस 2015 टू 2025। आप वहां पे जाएं, कोई भी डाउट आ रहा है एल्गोरिथम को लेके कि ऐसा क्यों हुआ, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, बट मेक श्योर यू आर अप्लाइंग योर माइंड आल्सो व्हाइल एनालाइजिंग दोस PYQs विद मी, ठीक है। VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths of 375 to 780 नैनोमीटर। हमें नहीं पता ये नंबर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो याद हो, पर हम मानते हैं हमें नहीं पता। ये नंबर सही भी हो सकता है, गलत भी, पर रेंज है तो सही होने के चांसेस हैं। अगर एक एग्जैक्ट नंबर हो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ में और विजिबल लाइट में आपको पता ना, लाइट का यूज कर रहे हो, विजिबल लाइट का, और लाइट की स्पीड कितनी होती है
सबसे ज्यादा है तो उसकी वैसे भी क्या होगी, वो भी डाटा को, लार्ज अमाउंट डाटा को जल्दी ट्रांसफर कर देगा, बिल्कुल लॉजिकल है। और लाइट जो है ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज होगी या शॉर्ट रेंज के लिए? भाई लाइट आपने यहां से मारी, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, मान लो कोई दीवार आ गई, लाइट दीवार को क्रॉस कर देती है, नहीं करती है ना। तो अगर लॉन्ग रेंज होता है इसका मतलब क्या है, जो लाइट, जो भी कोई भी है जो वेवलेंथ है, लाइट की अपनी वेवलेंथ है, इंफ्रारेड की अपनी वेवलेंथ है, यूवी की अपनी वेवलेंथ है। अगर लाइट वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, तो अगर लॉन्ग वेव चीज हो, सॉरी लॉन्ग रेंज चीज हो, वो वॉल को भी क्रॉस करनी चाहिए। तो लाइट वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती है, मतलब ये बड़ी दूर तक तो नहीं जा पाएगी, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगी और ये ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो लॉन्ग रेंज कैसे हो जाएगी? अगर लाइट की सिंपल प्रॉपर्टी पता है आपको, तो वो शॉर्ट रेंज होगी, लॉन्ग रेंज तो नहीं होगी। 2 तो नहीं होगा, आंसर अपने आप क्या आ गया, 1, 3 एंड 4। बस आपको इतना पता करना था कि जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है ये शॉर्ट रेंज होती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और ये हाँ फास्टर होती है बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये पता था तो आंसर आ गया था 1, 3 एंड 4। हाँ आपको ये डाटा पे डाउट था, ये सही हो गया बिकॉज एक रेंज है और एक है वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये फैक्चुअल है, साइंटिफिक है, नहीं आता था तो भी हो जाता। मतलब एग्जामिनर आपसे ये चेक करना ही नहीं चाहता है कि आपको फर्स्ट पता है या 4, वो चेक करना चाह रहा है आपको लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं है, उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट कर सकते हैं वो कर दें, आपका आंसर मैं दे दूंगा। उसने दे भी दिया है आपको, आंसर क्या है 1, 3 एंड 4। और जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ ऐसी सी है कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो आंसर जो है VLC has no electromagnetic interference, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट बिकॉज ऑफ उसकी वेवलेंथ ही ऐसी होती है। ये आपको जानना भी नहीं था। तो आप देखेंगे पेपर में, आपको पहले ही बताया था कि एग्जामिनर पेपर में स्टेटमेंट बनाता है, कई बहुत ही टफ और टेक्निकल होती हैं, पर एग्जामिनर आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, वो सिर्फ डराने के लिए होती हैं। जो बड़ी लॉजिकल कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट होती है उसको अगर कर देंगे सही या गलत, उसके बेसिस पे आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आपको डरना नहीं है स्टेटमेंट स्टफ देख के। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। With reference to blockchain technology, consider the following statements. अब सिंपल पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। देखें, आपको ब्लॉकचेन के बारे में एक चीज पता है कि ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक में चेंज करोगे सभी को पता लग जाएगा जो उसी भी चेन में आते हैं, और ये चीजें सभी को दिखती हैं तो पब्लिक होती हैं। हाँ, जो जिस ब्लॉक को ओन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। हाँ, डिसेंट्रलाइज होता है ना ब्लॉकचेन का मतलब ही ये चीजें क्या है, किसी एक के हाथ में नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक है लेजर, वही होता है। बिल्कुल सही। The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. नहीं भाई, ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीजें हैं, नॉट जस्ट क्रिप्टोकरेंसी। इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, सिक्योरिटी इन एयरप्लेन्स। ब्लॉकचेन कैन आल्सो बी यूज्ड इन गवर्नमेंट स्कीम्स, जो फंड ट्रांसफर होते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ब्लॉकचेन का आइडिया ये है, इट इज वन यूज इन क्रिप्टोकरेंसी। तो वर्ड ओनली इज इनकरेक्ट। जब वर्ड एटसेट्रा लिखा होता है ना, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लो इसका यूज है दिस 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 एटसेट्रा, उसने काट के सभी को क्या कर दिया, दिस ओनली। एग्जामिनर ये भी अप्रोच करता है, जब एटसेट्रा वर्ड लिखा हो वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, जब ओनली लिखा हो तो सही होने के चांसेस क्या है, गलत, कम है। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। अब सेकंड गलत है, सेकंड क्रॉस कर दिया, 1 and 3। आपको बताया है कि एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। अगर हम एनीबॉडीज परमिशन देखें, इसका मतलब क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या है इसका, सेंट्रलाइज है ही नहीं है तो किसी की परमिशन लेनी क्यों। कोई चीजें सेंट्रलाइज होती है तो वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है ना, ये डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक लेजर है, तो यहां पे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। 40। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 41। आई होप साइंस के क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग सकते हैं, पर आपको डरना नहीं है। साइंस के क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक्स आते हैं,
उन बेसिक्स को अप्लाई करना है, उससे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। एंड दिस टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इग्नोर नहीं करनी है। अब है विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider the following statements. They can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. वर्ड क्या, कार्बन नैनो ट्यूब्स। नैनो मतलब बड़ी छोटी, तो छोटी सी क्या है, ट्यूब्स हैं और कार्बन की बनी हुई है। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। भाई नैनो ट्यूब्स बड़ी छोटी होती हैं, अगर वो कार्बन की बनी है, क्या उन नैनो ट्यूब्स को आप ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। भाई कोई चीज नैनो लेवल की है तो नैनो चीजों से क्या होता है, प्रिसाइज क्या डिलीवरी कर सकते हैं, किसकी, ड्रग्स और एंटीजेंस की ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो आपको कीमोथेरेपी में आपके नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर वही चीज हम ट्रीटमेंट नैनो लेवल पे करेंगे तो वही सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे जो कि डिफेक्टेड है, नॉट द नॉर्मल सेल्स। फिर बंदे की बॉडी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब से हम यूज कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ अ बॉडी। बिल्कुल, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। हाँ, तो बना सकते हो, ट्यूब्स है तो ब्लड कैपिलरी बना के इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, बिल्कुल कर सकते हो। भाई कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, बायोकेमिकल सेंसर्स मतलब कि आपको सेंसर का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रिडिक्ट करना, डिटेक्ट करना, तो कार्बन नैनो ट्यूब यूज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? कार्बन नैनो ट्यूब्स मतलब ये ट्यूब्स जो नैनो लेवल पे हैं, जब वो चीज नैनो लेवल पे होती है उसकी वैसे रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसका क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो बायोकेमिकल सेंसर्स हैं, मतलब बायोलॉजिकल केमिकल सेंसर, मतलब कार्बन नैनो ट्यूब से आप ये बता पाओगे कि कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं या बॉडी में या वैसे इन जनरल। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही। वर्ड क्या है, कार्बन, और हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन। आप पढ़ते हैं ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है, इंसान भी कार्बन से बना है, तो कार्बन बायोडिग्रेडेबल वैसे होता है, तो कार्बन नैनोट्यूब्स बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं होंगी? अब मुझे एक चीज बताएं, इसका आंसर क्या है, हम लगा के 1 2 3 4। तो आप देखिए नैनो ट्यूब्स मतलब नैनो लेवल पे, कार्बन मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम यूज कर रहे हैं। हमने कार्बन नैनो ट्यूब डाल ली बॉडी में, ड्रग डिलीवर कर दिया बिकॉज ऑफ नैनो लेवल पे है और कार्बन बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, नेचुरल डिग्रेड हो जाएगी। बाकी चीजें बड़ी लॉजिकल है कि अगर कोई चीज कार्बन है और नैनो लेवल पे है तो उसको हम कार्बन को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन का रिएक्शन हुआ किसी के साथ तो बाकी केमिकल्स के बारे में बता पाएगा। अगर मान लो कोई केमिकल है वो कार्बन से कैसे रिएक्ट करता है, तो कार्बन नैनो ट्यूब डाल के हम बता पाएंगे कि ये केमिकल्स वहां पे अवेलेबल है। बिल्कुल सिंपल लॉजिकल साइंस है, तो आंसर डी है। पर यूपीएससी का मानना है कि इससे आर्टिफिशियल कैपिलरीज ऑफ ब्लड नहीं बन सकती, तो उसने आंसर क्या दिया था इसका, दूसरा काट के इसने आंसर दिया था यूपीएससी ने सी। पर हम तो डी लगा के आएंगे, हमें कैसे पता, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइंस के बेसिस पे कि ये चीज है और इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं। अगर पहुंच पाते हैं आंसर क्या सही है, हम ये नहीं बता पाएंगे, ना ये कोई बच्चा पढ़ता है, ना ये बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जाके पढ़े कार्बन नैनोट्यूब कहां कहां पे यूज होती है, कहां कहां पे नहीं होती है। हमने देखा कार्बन नैनोट्यूब के बेसिक फिलॉसफी के बारे में, उसके बेसिस पे सारी चीजें सही हैं। ये हो नहीं पा रहा है, सेकंड यूपीएससी मानती है कि दूसरा हो नहीं पा रहा है। अभी अगर हो नहीं पा रहा है तो ये अभी क्या है, दिस दे कैन बी मेड इनटू दिस, वो कह रहा नहीं अभी हुआ नहीं है ऐसा। पर हम जाके ये नहीं देखते साइंस में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं, हम सोचते हैं कि हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो हो रहा भी होगा, बिकॉज ह्यूमैनिटी हैज डेवलप्ड अ लॉट। हमारे क्वेश्चंस रियलिटी पे नहीं आंसर आ रहे होते, हमारे उसके आइडिया के बेसिस पे आ रहे होते हैं, और हमारा एल्गोरिथम वही है, हम आइडिया के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि चीजों की रियलिटी को हम नहीं देख पाएंगे इतने डीप पे जाके, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगर 2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, क्योंकि इस पेपर में हमारे 2 गलत हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए ऐसे गलत। अगर गलत होते हैं तो होने दे, सभी के होंगे, वो किसी को नहीं पता कि इससे कैपिलरी बन सकती है कि नहीं, ब्लड कैपिलरीज लॉजिक के बेसिस बन सकती है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं होगी उसकी, तो गलत है। पर कल को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कल को हो गया तो ये आंसर आ जाएगा,
पर हम मानते हैं कि इंसान उस चरम सीमा पे पहुंच गए हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट के लेवल पे वो चीजों को डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। कहीं नहीं कर पा रहे होंगे तो वहां हम ये नहीं करेंगे कि यहां पे कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर हमें सभी में ऐसा सोचना पड़ेगा तो काम खराब हो जाएगा। जैसे ये देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्टिविटीज, पहला है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 2020 में ना ये 2 बार वर्ड यूज किया, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एट प्रेजेंट टाइम्स, विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। भाई क्या तुम ड्रोन का यूज स्प्रे कर सकते हो पेस्टिसाइड के लिए? हाँ, ड्रोन दीदी स्कीम भी तो है। तो ड्रोन्स आपके डिफरेंट मटेरियल के बने होंगे, तो ड्रोन को तुम फील्ड में स्प्रे डाल दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल है। आपके एक्टिव वॉल्केनो है जहां पे उसके जो क्रेटर्स है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्या ड्रोन्स वहां पे उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है वहां पे, कौन सा मटेरियल है, कितना डेंजरस है, क्या कंडीशन है? हाँ, कर सकते हैं। ड्रोन्स में आप डिफरेंट मटेरियल यूज करोगे जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए, तो यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको वेल्स के ब्रेथ सैंपल्स को एनालाइज करना है, बिल्कुल आप वेल के आसपास ड्रोन लेके वहां से एनालाइज कर लो उसको। क्या तीनों चीजें पॉसिबल हैं इमेजिनेशन में, आइडियाज में? हाँ, तो आंसर क्या है? डी। हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इमेजिनेशन के बेसिस पे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं या रियल लाइफ एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो आंसर आएगा हाँ, पॉसिबल है। तो उस सेंस में द आंसर विल बी 1, 2 and 3, all 3 are correct, that is D is the answer. Now let's see the question number 43. क्वेश्चन नंबर 43, अब इसको देखते हैं। तो साइंस के क्वेश्चंस को करना मुश्किल नहीं है, बस आपने करें टर्म्स का बेसिक मतलब समझ ले, क्या होती हैं कार्बन नैनोट्यूब्स। उसकी एप्लीकेशंस आप नहीं कर पाएंगे, उसके अनगिनत क्या है एप्लीकेशंस है। आप उसकी आइडिया को समझ सकते हैं, उसके आइडिया को एक्स्ट्रापोलेट करके वहां पहुंच पाएंगे। क्या है कार्बन नैनोट्यूब्स, क्या है नैनोबोट्स, क्या है आपकी HCNG, ये सारी टर्म्स देख ले, बाकी आप अपनी नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो साइंसेस में बेसिक कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय, मतलब 2020 की बात है, वहां लिखे कोई एक्सपेरिमेंट आएगा। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ equilateral triangle that has sides 1 million kilometers long with laser shining between the craft. The experiment in question refers to 2020 में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आना था। अगर 2020 में आपने पढ़ा होता कि न्यू हराइजन ऐसा प्रोजेक्ट या वॉयजर ऐसा प्रोजेक्ट जो आ चुका है, अभी ये आना था, अब कोई चीज आना था, तो लिसा या इवॉल्व लिसा, लिसा पाथफाइंडर या इवॉल्व लिसा, इन दोनों में से कौन सा नया है? इवॉल्व लिसा। तो आंसर क्या है? डी। बाकी जो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस होते हैं, यहां पे भी लिसा था, यहां पे भी लिसा, आंसर उन्हीं में से होता है अगर ये भी लॉजिक लगाएं। और इनमें से कोई चीज आने वाली है, अगर आने वाली है तो इवॉल्व फॉर्म होगी, तो आंसर क्या होगा? इवॉल्व लिसा। तो आंसर क्या इसका? डी। अगर आपने साइंस पढ़ी होती तो ये तो पहले ही प्रोजेक्ट आ चुके थे, कौन से? वॉयेजर 2 एंड न्यू हॉराइजन्स। ये आने वाले नहीं थे, ये आ चुके थे, तो वर्ड विल से भी आप पहुंच पाते। या एक चीज होती है सिमिलर साउंडिंग, अगर ऑप्शंस हैं तो अगर 2 स्टेटमेंट सिमिलर साउंडिंग हैं तो उनमें से ही आंसर है, या उन दोनों स्टेटमेंट में से ही एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही नहीं है। तो अगर आपके कोई भी 2 स्टेटमेंट सिमिलर साउंडिंग है, सेम लेवल पे बनाई गई हैं, सेम पैटर्न में बनाई गई हैं, तो वो उनमें से एक ही सही होती है। मैं बोलूं कि इस स्कीम में ये बेनिफिशियरीज हैं, अगला बनाऊं कि इस स्कीम में ये बेनिफिशियरीज हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर साउंडिंग है, उनमें से एक ही सही होगी, दोनों सही नहीं हो सकती। अगर दोनों सही होती तो वो एक में ही डाल देता, क्योंकि उसे 2 इसलिए बनाई क्योंकि एक सही है, एक क्या है? गलत है। दिस इज अ माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, जो आपको डिकोड करना है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो PYQ आपने देखे हैं उसके बेसिस पे इसको डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ सेल्स that produce eggs or sperms in a prospective parent. Consider the following statements. ये statement दी हुई है 3, पूछा है consider the following statements. Genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. हाँ, तो कर ले भाई। जेनेटिक चेंजेस किसी भी सेल में हो सकते हैं,
अ पर्सन जीनोम्स कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली, हाँ बिल्कुल, आप बर्थ से पहले एम्ब्रियो बनता है उसमें चेंजेस कर लें, आप जहां पे चेंजेस करने हैं वहां पे कर लें। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग, हाँ, अगर क्या एम्ब्रियो ऑफ पिग को तुम चेंज कर सकते हो? क्या तुम उसमें जो हमारे जो सेल्स हैं क्या उसको इंजेक्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो जीन को जहां चेंज करना है करें, कौन रोक रहा है आपको? चाहे वो बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, या फिर आप एक दूसरे जो वो है पिग में कोई चेंजेस करने हैं उसमें कर दें। जैसे हमारा वीट होता है ना, सॉरी कॉटन होती है, तो कॉटन को आप मॉडिफाई करते हैं, उसमें क्या एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, उसका जीन निकाल के उसमें डालते हैं। तो ऐसे आप जीन डाल सकते हैं और जीन को जहां मर्जी चेंजेस करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सोमैटिक सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग होती है। एक जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनका इंपैक्ट ये होता है कि सोमैटिक सेल को चेंज करने से वो चेंज आगे जनरेशन पे क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। पर आपने अगर सेक्स सेल्स में चेंज कर दिया तो उसका इंपैक्ट आने वाली जनरेशन पे भी होता है, बिकॉज वो चीजें आगे भी डिसाइड होती हैं, तो उस सेंस में इंपैक्ट होगा, पर कर आप किसी को भी सकते हैं। अगला है विद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग pneumococcal conjugate vaccines in India? These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis। यहाँ वर्ड क्या लिखा है? न्यूमो, तो न्यूमोनिया तो हो ही गया, एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। आपको लगा पता नहीं भाई इसके अगेंस्ट होगा क्या नहीं होगा। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट वैक्सीन वो होती हैं जहां पे आप दो डिसीजेस के वैक्सीन कैसे काम करती है, जो भी वायरस है आपने वो पहले ही बॉडी में डाल दिया। ऑफ कोर्स वो लाइव एटिट्यूड भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है। वो दो कॉन्जुगेट मतलब दो वायरस डाल दिए, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं वो। कॉन्जुगेट मतलब दो हैं। अब न्यूमोनिया तो सही है, ना से वर्ड आ रहा है, अब मेनिंजाइटिस या सेप्सिस है कि नहीं है ये हमें नहीं पता है। Dependence on the antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. Dependence on antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. अगर ये आप वैक्सीन लेके आएंगे न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो आप एंटीबायोटिक्स पे कम डिपेंड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, जब एंटीबायोटिक्स हैं आप यूज कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाती है बैक्टीरिया को लेके, वो काम करना बंद कर देती हैं, तो उससे बेटर क्या है, वैक्सीन लगाएं, फिर आपको जरूरत ही नहीं है किसकी। तो जो ये एंटीबायोटिक्स पे अपनी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कितने इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन लगाने से ऑफ कोर्स आप ये सोच लें, वैक्सीन लगाने से ऑफ कोर्स मेडिसिन का यूज कम हो जाता है। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन दैट आर इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट दिस आर रिड्यूस। इनफैक्ट अगर वो इफेक्टिव हो भी तब भी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज वैक्सीन से आप पहले ही बच जाओगे उस डिजीज से, बिकॉज वैक्सीन आर काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव इन नेचर और ये होती है क्यूरेटिव इन नेचर। तो अगर तुम प्रिवेंटिव स्टेप ज्यादा ले लोगे तो क्यूरेटिव अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। भाई किस पे साइड इफेक्ट, किस पे रिएक्शंस, एलर्जी तो बंदे पे डिपेंड करती है ना। तो हाउ कैन यू यूज दिस ब्लैंकेट स्टेटमेंट, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट डेंजरस नहीं है, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तभी तो बोलते हैं मेडिसिन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो ये वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट होंगे, कोविड की वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट है, किस लेवल के वो बात लगा है। यहाँ वर्ड क्या है, नो साइड इफेक्ट, नो एलर्जिक रिएक्शन, किस पे कितने एक्सटेंट की। तो जो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि क्योंकि अपने आप में ही गलत है तो हम इसको गलत मार्क करेंगे, थर्ड का हो जाएगा गलत। और आपको पता है कि दूसरा क्या है सही, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव कैन बी रिड्यूस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा सही है ना, दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने आप आंसर क्या आ गया, बी। तो मतलब ये भी अपने आप क्या हो गया, सही। तो जैसे ही आपने दूसरे वाले को ये पढ़ा कि डिपेंडेंस ऑन दिस विल बी रिड्यूस, तो आपने देखा था ये स्टेटमेंट क्या है, सही थी ना। हमने यहाँ पे गलत लिखा है इन द सेंस लॉजिक लगा के देखा था, तो वो लॉजिक गलत आ रहा था, तो हमने देखा था ये स्टेटमेंट क्या हो गई थी, सही हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही थी, दूसरा सही है, तो अपने वन सही हो गया। तो ये जो हमने क्वेश्चन मार्क बनाया था ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमें इस पर तो डाउट रहा ही नहीं, क्योंकि हमने इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे आंसर निकाल दिया है। तो आपको नहीं भी पता था कि किन डिसीज के लिए बनी है, वो आपका वैसे ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा था। आया समझ में? तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन दैट वे। 45, ये गलत नहीं करना था क्वेश्चन 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। इन इंडिया द टर्म public key infrastructure is used in the context of।
पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें ना आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आपने, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की मतलब जिससे आप अपना जो मैसेज भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है, उसको इनक्रिप्शन को कैसे खोलना है, वो की चाबी क्या है जिससे आप मैसेज को डिकोड कर पाओगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, तो उस पर आप की आपके फोन में होती है, जो मैसेज भेजता है वो जब भेजता है वो कोडेड फॉर्म में आता है, रास्ते में कोडेड होता है, जब आपके फोन में आता है उस पर चाबी लगा के उसको खोल दिया जाता है। चाबी का मतलब कि उसकी की है डिकोड करने की, कि अगर मैसेज भेजा है ABC, उसका मतलब क्या होगा, उसका कोई कोड होगा जैसे कि 913, तो हवा में 913 जाएगा, पर जब फोन में आएगा ABC आएगा, बिकॉज इसको कन्वर्ट करने की किसके फोन में है, आपके फोन में है। तो जो की होता है ये यूज होता है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो आपने अगर डिजिटल सिक्योरिटी में होता है, की का मतलब क्या होता है, कैसे आपकी सिक्योरिटी बतानी है मैसेजेस की, तो ये बड़ा कॉमन सा यूज करते हैं, हम पढ़ते होते हैं, इससे डीप जाके पढ़ते हैं क्या होती है पब्लिक की, क्या होती है प्राइवेट की। तो अगर आपने पब्लिक की वर्ड देखा होता तो आंसर वैसे ही आ जाता है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बड़ा बेसिक सा है, जिसने आई पढ़ते ना टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये टॉपिक जब पढ़ते हैं साइंस में बेसिक आता है ये, कि भाई क्या होती है पब्लिक की प्राइवेट की। जब हम पढ़ते होते हैं ना कि क्वांटम रेवोल्यूशन आने से कैसे आपके जो ट्रांसफर ऑफ डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा, और कैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी आने से कैसे आपके जो आज के पासवर्ड हैं वो वीक हो जाएंगे, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग से पासवर्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो वहां हम सब कुछ पढ़ते होते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 47। नॉलेज बेस है पर आप पढ़ते हैं साइंस में, तो हाँ नॉलेज बेस है, वैसे आप नहीं कर पाएंगे इसको की को। Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cell? बेसिक पूछ लिया बायो का कि क्या फर्क होता है प्लांट और एनिमल सेल में। अब पढ़ते हैं, हमें क्या पता भाई, हमें इतना पता होता है कि हाँ बेसिक आइडिया कि प्लांट सेल एनिमल सेल में कुछ जो लेयर्स होती हैं उनमें फर्क होता है, एक में एक होती है, एक में दो होती हैं। तो पहला है प्लांट सेल्स हैव सेलुलर सेल वॉल्स whilst एनिमल सेल्स डू नॉट। वर्ड क्या है, whilst। Plant cells do not have plasma membrane unlike animal cells which do. Unlike word. Mature plant cells has one large vacuole while animal cell has many small vacuoles. Whilst. आपको पहले बता के हटा हूं मैं, अगर तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखता है जो एग्जामिनर खुद कॉमन यूज नहीं करता होगा, जब एग्जामिनर को ऑप्शंस बनाने होंगे सही, तो वो एग्जैक्ट वर्ड उठाएगा किसी बुक से, वो सही स्टेटमेंट्स को खुद नहीं बनाता है। जो स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, क्योंकि किताबों में गलत स्टेटमेंट्स दी होती है, किताबों में जो लिखा होता है उसको चेंज करके एग्जामिनर गलत स्टेटमेंट बनाता है, तो वहां जो वर्ड यूज होते हैं वो कॉमन जो इंसान यूज करता है वर्ड्स। जैसे वर्ड्स क्या, अनलाइक, यहां क्या लिखा है विल्स्ट, यहां क्या लिखा है विल्स्ट। तो जब ये दिख रहा है कि इसने कॉपी किया ये शब्द और ये कॉपी नहीं किया है, और तीनों कंपेयर कर रहे हैं प्लांट सेल को एनिमल सेल के साथ, यहां पे क्या हो रहा है, प्लांट सेल इज कंपेयर्ड विद एनिमल सेल, तो ऑफ कोर्स तीनों तो सही नहीं होंगे, क्योंकि तीनों अगर कंपेयर कर रहे हो तो एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट में उल्टा बदला है। अगर तीन स्टेटमेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर रही है, तो ऑफ कोर्स तीनों तो सही नहीं होगी, बिकॉज एक में कंपैरिजन उल्टा दिया होगा जो कि गलत होगा। और ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं ये कॉपी पेस्ट की हुई टर्म्स हैं बुक में से, और ये खुद बनाई हुई है। तीनों सही नहीं है, एक पक्का गलत है, तो मैं तो ये पक्का गलत करूंगा। तो ये गलत की तो आंसर वैसे ही क्या आ गया, सी। आंसर सी है भी इसका आंसर क्या, सी। और आपको अगर नॉलेज के बेस पे देखें तो प्लांट सेल पे जो होती हैं, प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल पे क्या नहीं होती हैं, सेल वॉल नहीं होती हैं। प्लांट सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। एनिमल सेल पे क्या होती हैं, जो एनिमल सेल्स हैं उन पे सेल वॉल्स नहीं होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं। और ऑफ कोर्स एनिमल सेल हैज मेनी वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स, एंड प्लांट सेल हैज ओनली वन लार्ज वैक्यूल। ये आप जब सेल्स पढ़ते होते हैं, पहला बिल्कुल बेसिक साइंस का चैप्टर उसके बेसिस पे है, पर आप देखिए माइंडसेट के बेसिस पे भी क्वेश्चन हो सकता था। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following are the reasons factor for the exposure to benzene pollution? बेंजीन एक पॉल्यूटेंट है, अब वो कहां कहां से निकलता होगा। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकलता होगा। भाई मुझे बताएं, अगर कोई पॉल्यूटेंट है
आप कैसे बताएंगे कि वो किसी से निकलता है कि नहीं, कितना निकलता है कि नहीं? ये थोड़ा सा तो हर जगह से निकलता होगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकल पा रहा है तो टोबैको स्मोक से भी निकलता होगा, वुड बर्न से भी निकलता होगा, यूजिंग वार्निश्ड वुड फर्नीचर से भी निकलता होगा, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरिथ्रेन से भी मिलता होगा, यूरिथेन से भी मिलता होगा। हम सारे चीजें बोल रही हैं कि अगर इसमें से मिलता है, 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 तो हम आंसर लगाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि बेंजीन पॉल्यूटेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा तो निकलता ही होगा। यूपीएससी ने आंसर दिया है 1 2 एंड 3। उसका मानना है कि ना तो वो यहां से निकलता है, ना वो जो वार्निश प्रोडक्ट्स है, वार्निशिंग होती है ना, उसके बाद निकलता है वुडन फर्नीचर से। वुड से निकलता है, वुडन फर्नीचर से नहीं निकलता है। पर हम तो लगा के आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये बोलना कि यहां से नहीं निकल पाएगा मतलब नो बेंजीन पॉल्यूशन इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ये बड़ा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको हम कैसे सही मान लें? हमारे 3 क्वेश्चन हुए पेपर में जिनमें हमारे कितने नंबर आए होंगे? 2 नेगेटिव आ गए, पर हम लगा के वहीं आएंगे जो हम मानते हैं अपने माइंडसेट के बेसिस पे। फिर 3 गलत होने दें, बिकॉज अगर आप बाकी क्वेश्चन देखें फिर अगर वो सही हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं, तो हमें नेट पॉजिटिव आना चाहिए। हमें आंसर देख के नहीं अपने आप को चेंज करना है। हमने एक बनाया पैटर्न, उसको फॉलो करते रहेंगे, बीच में गलत होगा तो डरना नहीं है। हाँ, ये ना हो कि जो हम पैटर्न बनाया है वो ज्यादा गलत हो रहा है। अगर पैटर्न बनाया है वो ज्यादा सही हो रहा है तो हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, चाहे फिर थोड़े बहुत गलत हो, हमें सहने पड़ेंगे। दैट इज नथिंग बट अ रिस्क या प्रोबेबिलिटी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ 49, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक्स आ गई है। अब इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स तो लॉजिकल है। 2022 21 22 से पहले पहले 20 19 18 में बड़ी लॉजिकल इकोनॉमिक्स आती थी। बड़े टेक्निकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं टिक करें, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया? हमें इम्यूनिटी कहां मिलेगी अगर कल को कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आता है? मतलब इंडिया और ग्लोबल में फाइनेंशियल क्राइसिस की लिंकेज को कम करना है। मतलब इंडिया ग्लोब पे कम डिपेंडेंट हो, ज्यादा डिपेंडेंट हो, कम डिपेंडेंट हो, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ओपनिंग टू मोर फॉरेन बैंक्स। अगर पंगा लोगे फॉरेन बैंक से तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, तो दूसरा तो गलत हो गया है। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड। अगर वो हम बिल्कुल फ्री कर दें तो इंडिया वर्ल्ड से ज्यादा लिंक हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो बचता क्या है? हमें बाहर डिपेंड नहीं रहना है किस पे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग पे बाहर पे अगर तुम कम डिपेंडेंट हो तो तुम बाहर से कम लिंक्ड हो, तो अगर कल को फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इंडिया पे इंपैक्ट कम पड़ेगा, ज्यादा कम पड़ेगा। आंसर इज 1। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। तो 49 का आंसर इज ए। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, if you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। भाई आपने कैश विड्रॉ किया, जो पैसा कहां से पड़ा था? डिमांड डिपॉजिट से। अब मनी सप्लाई जो होती है वो क्या होती है? करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स। आपने प्लस, आपने यहां से पैसा यहां ले आए, तो अगर यहां से यहां लेके आए, यहां से कुछ माइनस हो गया, यहां पे कुछ ऐड हो गया, नेट क्या रहेगा? सेम। तो इट विल रिमेन अनचेंज बिकॉज आपने आपके डिमांड डिपॉजिट से पैसा कैश में चेंज किया है। कैश और डिमांड डिपॉजिट दोनों किसका पार्ट होते हैं? मनी सप्लाई का। एक में कम हुआ, दूसरे में बढ़ा। जितना कम हुआ उतना बढ़ा, तो नेट चेंज क्या होगा? 0। सिंपल फंडा एंड फॉर्मूला ऑफ मनी सप्लाई जो आपको पढ़ना था, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिकल है, तो फिर काम खत्म है। जैसे ये देखें, सिंपल बिल्कुल। विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स? विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बताओ उसके क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको पढ़ें एक सेकंड, फिर हम आपको ये बताते हैं क्या है।
क्वेश्चन है क्या है फीचर किसकी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। एफडीआई की क्या फीचर्स हैं ये आपको बतानी है। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई जब एफडीआई इंडिया में आती है तो क्या वो डेट क्रिएट करती है? एफडीआई जब आती है तो वो कंपनी में शेयर लेती है, और शेयर्स कोई भी डेट क्रिएट नहीं करते हैं। तो जहां पे भी डेट आ रही है वहां तो करते हैं आप गलत। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। वो लिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है, नॉन लिस्टेड में भी हो सकता है। तो एफडीआई नॉन डेट होती है, डेट नहीं होती है, और वो पैसा लेके आती है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, उसके शेयर्स लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा नहीं खर्च करती है। तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल, 20 आंसर। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया था। कुछ क्वेश्चन बनाती है तो कुछ समझ नहीं आते क्यों बनाए हमने, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया था। हम भी क्यों करें इसको, क्यों किया था ये समझ नहीं आता है। तो 53। और आजकल द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज इज रिलेटेड टू ग्रेड ऑफ। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसने पढ़ा हो समझ में आएगा, क्रूड ऑयल को लेके होता है, नॉलेज बेस्ड है ये। तो आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, बुलियन समझ लें, यूरेनियम समझ लें, पर मेन क्या है, क्रूड ऑयल को लेके है। आजकल भी न्यूज़ में है। आजकल ना ये पूछ सकते हैं कि भाई ईरान का जो क्रूड ऑयल है उसमें सल्फर कम होती है कि ज़्यादा, क्या जो रशियन का क्रूड ऑयल है उसमें क्या फीचर्स हैं। मतलब आजकल ऑयल न्यूज़ में है तो वो ऑयल में डेप्थ में जाके पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। वो तो बेसिक्स हैं, जाके एक डेप्थ और लेवल पे जाए कि भाई क्रूड ऑयल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन जो वेस्ट एशिया क्रूड ऑयल है उसमें क्या है, रशिया में क्या है, यूएसए में क्या है, उसके देखें जाके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। उस पर बनेगा टफ क्वेश्चन, और वो बनने के चांसेस भी हैं। अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत बार ऐसे चीजें पूछी जाती है कि नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। भाई फाइनेंशियल डेट क्या होता है, जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसकी बॉडीज पे आ रहा होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स आते हैं, बैंक्स को जोड़ के जो भी डेटा हुआ है नॉन फाइनेंशियल डेट। मतलब हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। जो ट्रेजरी बिल्स है गवर्नमेंट का डेट है, क्रेडिट कार्ड आप पे डेट है, हाउसिंग लोन्स आप पे डेट है, फाइनेंशियल सेक्टर पे डेट नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उन पे डेट नहीं है। ये लोगों पे और गवर्नमेंट पे डेट है। आंसर क्या है, डी। हम पढ़ते थे 3 होते हैं प्लेयर्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर आपका बैंक्स को छोड़ के या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनको छोड़ दें, अगर बाकी किसी प्लेयर पे डेट है, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो गवर्नमेंट, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नॉन फाइनेंशियल डेट। तो यहां पे आंसर क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल डेट में तीनों आएंगे, हाउस होल्ड्स भी और गवर्नमेंट भी और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी। बड़ा लॉजिकल था ये, टर्म से एसोसिएट करना था क्या होगा नॉन फाइनेंशियल डेट। 55 in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards? Why in India some of nuclear reactors kept under IAEA safeguards? International Atomic Energy Agency, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में कुछ रिएक्टर्स को इसमें क्यों रखा है? पहला है कुछ को क्यों नहीं रखा है। अब सिंपल क्वेश्चन, आपने नहीं पढ़ाई, पूछ रहे हैं कि कुछ रिएक्टर्स को IAEA सेफगार्ड में क्यों रखा है और कुछ रिएक्टर्स को क्यों नहीं रखा है। लॉजिक देखो क्या है, सम आर यूरेनियम बेस्ड और सम आर थोरियम बेस्ड। भाई दोनों डेंजरस है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसलिए बनाई गई होगी कि लोग जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं। अब न्यूक्लियर वेपन दोनों से बनते हैं, यूरेनियम से भी और थोरियम से भी। अब अगर दोनों से बन रहे हैं तो फिर हम कईयों को रखेंगे, कईयों को क्यों नहीं रखेंगे, ये तो लॉजिक नहीं बनता है, गलत। कुछ में इंपोर्टेड यूरेनियम है, कुछ में डोमेस्टिक सप्लाई से बनता है।
कुछ में इंपोर्टेड यूरेनियम है, कईयों में डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब कुछ यूरेनियम इंपोर्ट करती है कंट्री, कुछ उसका अपना होता है। ओके, सम आर स्टेट ओन्ड एंड सम आर प्राइवेटली ओन्ड। भाई आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्राइवेट के। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है वो तो डेंजरस ही है ना, तो दोनों को इंस्पेक्ट करेंगे ना। ये थोड़ा है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर बम बना ले और गवर्नमेंट ना बनाए। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस, सम आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक। भाई कुछ कोई डोमेस्टिक चला ली चाहे वो फॉरेन चलाई, हमें तो गोल तो ये है ना कि कोई भी कंट्री यूरेनियम को या थोरियम को इनरिच नहीं करना है ताकि न्यूक्लियर बम ना बन जाए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है कि जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें आप इनरिचमेंट ज्यादा ना करें कि वो क्या बन जाए, वेपन ग्रेड के बन जाए। फिर वो चाहे डोमेस्टिक के हो चाहे वो फॉरनर के हो, कंपनी के चला रही हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूरेनियम हो चाहे वो थोरियम हो, मैटर करता ही नहीं है। हाँ ये मैटर करता है क्योंकि IAEA सेफगार्ड ये बोलते हैं कि मान लो किसी कंट्री का अपना यूरेनियम है, कई जो रिएक्टर्स हैं वो कंट्रीज के अपने यूरेनियम चल रहे हैं, कुछ हमने इंपोर्ट किए हैं, तो हम चाहते हैं जो इंपोर्ट किया हुआ यूरेनियम है उसका मिसयूज ना हो। जो आपका डोमेस्टिक यूरेनियम है वो तो आपका अपना है, उस पे IAEA सेफगार्ड नहीं करेगी अनलेस और अनटिल आप अलाउ नहीं करते हो। तो कुछ रिएक्टर्स जहां पे आपने बाहर से यूरेनियम इंपोर्ट किया है, तो फिर अगर आपने बाहर से मटेरियल इंपोर्ट किया है, फिर साथ में एक लगती है कंडीशन कि आपको अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को IAEA के अंडर रखना पड़ेगा। अगर मैंने बाहर से लिए ही नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर, मेरा अपना यूरेनियम है, फिर मैं IAEA के अंडर क्यों आऊं, मैं अपनी सॉवरेनिटी को लूज क्यों करूं। तो इसलिए कुछ रिएक्टर्स के अंदर है कुछ बाहर है, डिपेंडिंग अपॉन हमने सामान अपना यूज किया है यूरेनियम या बाहर से यूज किया है। बाहर से किया है तो फिर कंट्री को जिससे इंपोर्ट किया है उससे ये एश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, तभी वो IAEA के सेफगार्ड में आते हैं। अगर हमारा खुद का यूरेनियम है तो हम IAEA के सेफगार्ड में नहीं आएंगे, बिकॉज वो हमने यूज किया, हम किसी पे डिपेंड ही नहीं, हम अपने आप में सॉवरेन है। तो आंसर क्या है इसका, बी इज आंसर। इस लॉजिक पे पहुंचना था आपको, पहले स्टेटमेंट पढ़ें, उसको निगेट करें, फिर जो बन रही है उसको जज करें, देखें कौन सी ज्यादा लॉजिकल है। तो आंसर को हमें ज्यादा लॉजिकल और कम लॉजिकल के बेसिस पे करना है, हमें आंसर को नॉलेज है या नहीं है उसके बेसिस पे बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज सम नॉलेज कैन बी यूज्ड समवेयर, तो उससे आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ में? 55 हो गया है। अगला देखें 56, विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। बड़ा टेक्निकल है, ये स्किप करने वाला था। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, आपको ये तो पता है ना WTO में हमें ट्रिम्स का मतलब क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट को लेके भी तो होना चाहिए, जैसे ट्रेड को लेके है आपका गैट्स है, वैसे इन्वेस्टमेंट को लेके आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेड पे डिपेंड भी करती है। इंडिया फ्री ट्रेड नहीं करता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगी। तो जो कंट्री फ्री ट्रेड करते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फॉलो द पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑल्सो, तभी वर्ड क्या, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब यहां वर्ड क्या, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड। They apply to investment measures related to trade in both goods and services. They are not concerned with the regulation of foreign investment. भाई यहाँ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर हैं, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेशन की बात तो करेंगे नहीं, उसके फ्री फ्लो की बात करेंगे। बस इसमें आपको पता चाहिए गुड्स को लेके या सर्विसेज को लेके नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये सही हो गया, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद, दिस इज इनकरेक्ट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल से। भाई ट्रेम्स होगा वो अच्छी बातें करेगा ना, प्रोहिबिट क्यों करेगा, रेगुलेट क्यों करेगा, कंट्रोल क्यों करेगा। तो दे आर नॉट कंसर्न, तो ये सही बात है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नॉट आर प्रोहिबिटेड, ये भी सही बात है। सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज सी। थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है। तो दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है। दे आर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही बात है। ये गलत बात है, ये टेक्निकल था कि सर्विसेज क्यों ऐड नहीं है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। आप मानते कि हाँ भाई क्यों नहीं होंगी, तो आप 1 2 3 भी मार सकते थे, पर ये नॉलेज बेस्ड है। आंसर क्या है, सी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्वेश्चन को, जिसको नहीं पता है थोड़ा बहुत भी स्किप कर सकते हो एटलीस्ट, या फिर आप यहाँ पे पहुंचते, यहाँ कहाँ पहुंचते 1 and 3 पे, यहाँ दोनों पे पहुंच जाते। नहीं तो थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि बंदा बोलेगा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही होंगे ना इसमें, अकेले गुड्स क्यों होंगे, पर है ये क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं 57, if the RBI decides to adopt an
if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? क्या नहीं करेगा? उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनानी है, मतलब पैसा फेंकना है मार्केट में, तो क्या नहीं करेगा? क्या करेगा वो देख लेते हैं, जो नहीं करेगा उसको आंसर आ जाएगा। कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR। अगर हम SLR को कट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ज्यादा पैसा आएगा बैंक्स के पास, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, ये वो करेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट को बढ़ा देगा, मतलब पैसा कम आएगा, ये नहीं करेगा। रेपो रेट और बैंक रेट को कम कर देगा, कम करेगा तो पैसा ज्यादा आएगा, ये करेगा। तो 1 और 3 तो करेगा, 2 नहीं करेगा, तो आंसर इज बी इज द आंसर। पूछा गया क्या नहीं करेगा, थोड़ा अंडरलाइन सर्कल कर लिया करें ऐसे वर्ड्स को, ऐसा ना हो आप पेपर में आपने क्या करेगा उसको टिक मार दे, क्या करेगा 1 और 3, तो आंसर क्या मार दे, सी। पूछा क्या नहीं करेगा, तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें, तभी पेन को यूज करते हुए सर्कल करते हुए, ताकि आपको पता लगता रहे क्या पूछा है। अब देखें इसको, ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना आसान हो जाता है, आपको पहले ही बताया था। इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम इसको देखते हैं, क्योंकि बड़ा ही कहने का मतलब इजी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, इसमें आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2005 प्राइस लेवल इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। वर्कर प्रोडक्टिविटी भाई 2004-5 के लेवल पे देखेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी होगी या कम होगी, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो। भाई अर्बन में ज्यादा हो सकते हैं, रूरल में कम हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है ना, स्किल्स लेवल कम थोड़ा ना हुए, थोड़े बहुत तो बढ़े ही हैं। आज भी कम है वो बात अलग है, पर कंपैरिजन में तो बड़ी होगी ना। तो ये कहना कि एक में बढ़ी है एक में नहीं बढ़ी है, तो क्या हो जाएगा, गलत। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड। कभी मतलब ऐसे बढ़ी है, ऐसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कभी नहीं आया, ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है, बड़ा ही बड़ा है, स्टेडली इंक्रीज। ऐसे भी नहीं कि स्टेडली मतलब एक भी बार नीचे बेंट नहीं आया। तो ये वर्ड बड़ा, एक आधी बार तो भाई 2008 में तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया होगा, तो इंप्लॉयमेंट कहीं कम हुई होगी, तो वो तो कम हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो ये तो वर्ड हमेशा ही गलत होता है। ये मानना कि कभी भी बेंट नहीं आया मतलब कभी भी कंडीशन खराब नहीं हुई, ये बड़ा ही ये क्या है, इलॉजिकल है। और हमारे पास इवेंट भी है हमारे पास ऐसे। दूसरा गलत किया तो आंसर क्या है, 3, 4 या 3, 1 तो नहीं है, 2 नहीं है। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमिक इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अब एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग कहीं और जा रहे हैं नॉन फार्म में, एग्रीकल्चर का रोल कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, तो बढ़ी रही होगी। तो थर्ड तो वैसे सही हो गया, यहाँ पे भी थर्ड सही है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। वो ये कह रहे हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। या बोल रहे थे रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल में जॉब्स कम हो रही हैं, एक वो है। एक में रूरल्स में जॉब्स जो ग्रो कर रही हैं उसका रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रही हैं पर बढ़ने का रेट कम हो रहा है। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है पर बढ़ने का रेट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रूरल एरियाज आर नॉट प्रोड्यूसिंग जॉब्स एट दैट लेवल। तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ये है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है वो सेम रेट पे नहीं बढ़ रही है। पहले पिछले साल वो 10% बढ़ी, आज वो 9% बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, बट ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज्ड। वो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि रूरल एरिया में अब जॉब्स है ही नहीं है, वो लोग माइग्रेट क्या कर रहे हैं अर्बन एरियाज में। हाँ, जॉब्स रूरल एरियाज में बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, पर बढ़ने का रेट कम हो रहा है। तो ये लॉजिकल बनती है। तो आंसर क्या है इसका, बी। तो आंसर इसका क्या है, बी। तो हमेशा सोचें कि एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है या ग्रोथ बढ़ रही है, कम हो रही है। तो आप देखेंगे अगर जॉब्स की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लोग रूरल में आज भी एम्प्लॉयमेंट है, पहले से ज्यादा ही, कम तो कहीं नहीं है, बढ़ने का रेट कम है, वो हमें पता है, लगना चाहिए। अगला देखें 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। भाई एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, वो कमर्शियल बैंक से ज्यादा दे रहा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। भाई कमर्शियल बैंक्स तो टॉप पे होंगे ना, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें भी एग्रीकल्चर आता है। ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये इतने कामयाब थोड़ा ना है, मेन तो क्या है, कमर्शियल ही है आज भी। कोऑपरेटिव कामयाब इन द सेंस कोऑपरेटिव का आज भी शेयर कम ही है, कमर्शियल का ज्यादा ही होगा। कमर्शियल बैंक्स का कितनी ज्यादा उनके पास बैंडविड्थ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जो डीसीसीबीज होते हैं और बड़ा डिस्ट्रिक्ट वाली होती है, एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, एक होती है स्टेट वाली, ये इसको हेल्प करती हैं, ये इसको हेल्प करती हैं। ये तो लिखा है कि ये इसको हेल्प करती हैं, क्यों नहीं करेंगी, बनी ऐसे है आंसर्स भी। तो आज भी कमर्शियल बैंक्स का ज्यादा से है शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर बड़े ही छोटे हैं बैंक्स भी, कमर्शियल बैंक्स बहुत बड़े हैं। तब भी हम कोऑपरेटिव बैंक को प्रमोट कर रहे हैं, वो बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं तो उनका से बढ़ गया है, उनका से आज भी बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, ये नहीं भूलना है आपको। 60 देखें। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड in addition to the payment for the loss of funds and other benefits? In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of funds and other benefits? आपने चारों स्टेटमेंट पढ़े। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। हाँ, तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ, अगर मालवेयर डिसरप्ट कर दिया आपको तो इंश्योरेंस मिलेगा। इट्स लाइक आपने हेल्थ इंश्योरेंस दिया और वायरस ने आप पे अटैक कर दिया। Cost of a new computer if some miscreant willfully damages it। इसको ऐसा समझिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो उसका तो आपको मुआवजा नहीं मिलता बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। तो ये क्यों मिलेगा? आपने दो वैसे ही काट दिया, आंसर वैसे ही आ गया 1, 3 and 4। कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। आपने साइबर किसने आपको हाइक जैक करके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं, उसके लिए जो भी आप कंसल्टेंट बैठाएंगे उसका पैसा भी कौन देगी? इंश्योरेंस में कवर होगा। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। बिल्कुल, मतलब आपने अगर साइबर इंश्योरेंस करवा लिया तो अगर उसके कारण फिर साइबर अटैक से जो भी खर्चा होगा आपके ऊपर सब कुछ उसमें कवर होगा, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। उसे कंपेयर करके इसको देख लें। हाँ, अगर आपने जान के पंगा लिया है, विलफुली डैमेजेस योर कंप्यूटर, फिर क्यों पैसा देंगे भाई? विलफुली करेंगे तो फिर पैसा नहीं मिलता, बिकॉज विलफुली तो अपनी लाइफ को लेने का भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहां पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, वहां पे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मुआवजा मिलता है आपकी लाइफ के बदले में, पर अगर आपने लाइफ खुद ली है, सुसाइड किया है, तो फिर नहीं, बिकॉज इट इज अ विलफुल एक्शन। वो होती है अनसर्टनिटी को ध्यान में रखते हुए, तो फिर उसका मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसीज का। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। अब हमें अगला ये करते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं 61 का आंसर क्या है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 61। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं। एमएसपी मतलब क्या है? सब्सिडीज। तो ये सब्सिडी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट होती है जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंप्यूटराइजेशन ऑफ और पीएससीज, तो आपने कंप्यूटर किया, उसको कंप्यूटराइज किया, तो एसेट बना रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, नहीं, ये भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट एंड 4 आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्स्ट और 4 काट दिए, बचा क्या? 2, 3 and 6। 2 सही है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, नहीं, ये भी कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज, हाँ इन्वेस्टमेंट है, ये सही है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी क्या है? अच्छी बात है। तो सोशल कैपिटल डेवलपमेंट किया आपने, तो वो डेवलपमेंट हो रही है, वो भी एसेट बन रहा है एक तरह का आपके पास। यहां पे भी एसेट बन रहा है आपके पास, और यहां पे क्या बन रहा है? एसेट बन रहा है। तो 2, 3 and 6 आंसर इज सी। तो 61 का आंसर क्या है? सी। तो हमने 61 तक क्वेश्चन कर लिए। नाउ वी विल डू द बाकी जो बचते हैं हमारे 40 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा 2020 वाला पेपर। फिर जो 19 का पेपर है, 18, 17, 16 और 15,
हम ट्राई करेंगे उनको 2-2 सेशन में कंप्लीट करने की, ताकि फिर, क्योंकि अब आपका पैटर्न आपने डिकोड कर लिया है, नेक्स्ट सेशन थोड़ा स्लो चलेगा, उसके बाद फिर हम पूरा का पूरा पेपर है वो 2-2 सेशन में कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अब पैटर्न डिकोड होने आपके लिए भी आसान हो गए होंगे, एंड वी हैव केप्ट दैट थिंग इन माइंड, ताकि चीजें आपके लिए क्या हो जाए, और इजी हो जाए। आया समझ में? तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सीन इन द नेक्स्ट सेशन।